सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट, सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। सिविल डिसओबीडेंट का मतलब होता है डिसओबे करना। ओबे मतलब किसी का कहना मानना, और डिसओबे मतलब किसी का कहना ना मानना। तो तुमने देखा होगा जब भी तुम एप्लीकेशंस लिखते हो तो एप्लीकेशन में हम क्या लिखते हैं, योर ओबीडेंट, है ना, और फिर अपना नाम, आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपका आज्ञाकारी जो भी है। तो यहाँ पर डिसओबीडेंट यानी हम आपका कहना नहीं मानेंगे। तो क्या चला, जब फरवरी 1922 में महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ये भी क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को क्यों विड्रॉ कर दिया था, क्यों वापस ले लिया था। तो महात्मा गांधी 1922 में आपने देखा था कि चोरी चोरा, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर पुलिस स्टेशन पर लोगों ने हमला कर दिया था, 11 पुलिसकर्मी यहाँ पे मारे गए थे। तो ये जो कानून, ये जो मूवमेंट चल रहा था, आंदोलन जो चल रहा था, ये हिंसक हो गया था और गांधी जी नहीं चाहते थे कि ये हिंसा में बदले, इसलिए गांधी जी ने हिंसा को देखकर उसे वापस ले लिया। गांधी जी को लगा कि लोगों को अभी और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, उन्हें बताना पड़ेगा कि सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, सत्याग्रही का मतलब क्या होता है। ही फेल्ट दैट मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मेनी प्लेसेस एंड सत्याग्रही नीडेड टू बी प्रॉपर्ली ट्रेन्ड बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल। उन्हें पहले ट्रेनिंग देनी पड़ेगी मास स्ट्रगल में आने से पहले। विद इन द कांग्रेस some leaders were by now tired of mass struggle and wanted to participate in election to the provincial council that had been set up by the government of India Act 1919. They felt that it was important to, अच्छा, कुछ जो कांग्रेस लीडर थे वो ये चाहते थे कि अब गवर्नमेंट को गवर्नमेंट के साथ रहकर ही जवाब देना पड़ेगा, या गवर्नमेंट के साथ अगर उनके कुछ जो रूल्स हैं, उनके जो पॉलिसीज हैं, उनको अगर हमें मना करना है या उनकी पॉलिसीज पे डिस्कशन करना है तो हमें गवर्नमेंट के अंदर ही घुसना पड़ेगा। इसके लिए हमें इलेक्शंस में खड़ा होना पड़ेगा। तो 1919 जो एक्ट था, दे फेल्ट दैट इट वाज इम्पोर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल। काउंसिल में रहकर ही हमें उन्हें पॉलिसीज को अपोज करना पड़ेगा। तो ये है CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने एक स्वराज पार्टी गठित करी थी, स्वराज पार्टी बनाई थी। ये थी 1923 में, 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी बनाया था। आर्ग्यूड फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिसीज बट यंगर लीडर लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अभी भी मोर रेडिकल मास एजिटेशन, अभी भी वो चाहते थे, सुभाष चंद्र और नेहरू जी चाहते थे कि नहीं, अभी भी हम उन पे और दबाव डालेंगे, एजिटेशन करेंगे, यानी कि आंदोलन करेंगे और फुल इंडिपेंडेंस पाकर रहेंगे। हमें अब स्वराज ही नहीं, हमें पूर्ण स्वराज की जरूरत है, हमें पूरा स्वराज चाहिए। इन सच अ सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट एंड डिसिशन, two factor again shaped India political toward 1920. The first was the effect of the worldwide economic depression. अच्छा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, डिप्रेशन में आ गए थे, इकोनॉमिक डिप्रेशन यानी मंदी आ गई थी, एग्रीकल्चर प्राइसेस जो थे वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर गए थे 1930 के टाइम पे। द डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स फेल एंड एक्सपोर्ट डिक्लाइन। पीजेंट्स की हालत जो थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, अपनी फसलों को उन्हें बेचना मुश्किल हो गया था, हार्वेस्ट और उन्हें रेवेन्यू पे करना मुश्किल हो गया था। तो हर जगह कंट्री साइड में क्या हो गया था, टर्मोइल, उथल पुथल मच चुकी थी। अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द न्यू टॉर्नी गवर्नमेंट इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड स्टेचुरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन। तो सर जॉन साइमन के लीडरशिप में एक कमीशन बिठाया गया जो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, वो था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1928 में इंडिया भेजा गया। When the Simon Commission arrived in India in 1928, 1928 में ये साइमन कमीशन इंडिया आया गया। इसको किस तरह से स्वागत किया गया इसका, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन बोलकर, इसके नारे लगाकर, गो बैक साइमन के नारे लगाकर इसका स्वागत किया गया। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी, जब इंडिया के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना चाह रहे हैं, इंडिया के लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाह रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, इंडियन भी तो होने चाहिए उसमें। लेकिन इस कमीशन में, ये जो साइमन कमीशन था, इसमें एक भी इंडियन नहीं था, इसलिए लोगों ने इसका बहिष्कार कर दिया और गो बैक साइमन के नारे लगा दिए। इन्हीं जो ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन में
लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय जो कि लाठी चार्ज में मारे गए थे यहीं पर, इसको अपोज करने, साइमन कमीशन के अपोजिशन में जब वो खड़े हुए थे तो पुलिस की लाठी चार्ज में उनकी मौत हो गई थी। लॉर्ड इरविन थे अनाउंस इन अक्टूबर 1929 a vague offer of dominion status for India in अनस्पेसिफाइड फ्यूचर इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इरविन ने बोला कि ठीक है, इस पे बात की जाएगी और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल कांग्रेस के लिए मना कर दिया था। उसके बाद नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस और ज़्यादा एग्जिटिव हो गए थे। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग, फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, लाहौर सेशन में किया गया जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में। और 26 जनवरी 1930 में उन्होंने पहली बार रावी नदी के किनारे झंडा फहराकर, तिरंगा को फहराकर आज़ादी का जश्न मनाया। उसके बाद आंदोलन में और ज़्यादा लोगों को आकर्षित करने के लिए, और ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, उसके लिए चलाया गया सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट एंड पावरफुल सिंबल। महात्मा गांधी ने पाया कि जो नमक है वो सबसे पावरफुल सिंबल है, क्योंकि नमक हर एक की ज़रूरत है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, हर किसी की ज़रूरत है नमक। नमक पर टैक्स लगाया गया था, तो ये नमक पर टैक्स लगाना गांधी जी को सबसे क्रूअल जो था वो डिसीजन लगा यहाँ पर गवर्नमेंट का, तो उन्होंने इसके खिलाफ एक आंदोलन चलाया। पहले गांधी जी ने 11 डिमांड्स करी इरविन के साथ। अगर उन्हें अल्टीमेटम दिया कि अगर आपने 11 डिमांड को पूरा नहीं किया तो हम असहयोग आंदोलन शुरू कर देंगे। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को स्टार्ट कर देंगे। तो सम ऑफ दीज वर जनरल इंटरेस्ट, ये था महात्मा गांधी फाउंड इन अ सॉल्व फॉर, ही सेंट अ लेटर टू वायसराय लॉर्ड इरविन 11 डिमांड्स। सम ऑफ देम वर जनरल, कुछ तो जनरल थे, कुछ यहाँ पर पीजेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट से रिलेटेड थे। उन्होंने बोला आइडेंटिटी एवरीवन एंड टुगेदर इन यूनाइटेड कैंपेन द स्टीरिंग डिमांड एबॉलिशन द सॉल्ट टैक्स। अगर अब सबसे पहले उसकी शुरुआत कैसे की जाएगी, सॉल्ट टैक्स से। सॉल्ट टैक्स अगर हटाया नहीं, सॉल्ट टैक्स पे गवर्नमेंट ने मोनोपोली क्रिएट कर दी थी, यानी कि मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन, यानी कि कोई गवर्नमेंट के अलावा और कोई भी नमक नहीं बना सकता था। महात्मा गांधी डिक्लेयर रिवील्ड मोस्ट ऑपरेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल का ये सबसे बेकार रूप देखने के लिए हमें मिला है कि वो सॉल्ट नहीं बना, मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं और सॉल्ट पे टैक्स लगा रहे हैं, जो कि हर किसी की ज़रूरत है, एक बेसिक नीड है, और उस पर भी उन्होंने टैक्स लगा दिया। तो महात्मा गांधी लेटर वाज इन अ वे दैट अल्टीमेटम, गांधी जी की जब डिमांड पूरी नहीं की गई तो गांधी जी ने अपने 78 फॉलोअर्स को लेकर, ट्रस्टी वॉलंटियर्स को लेकर 240 माइल की यात्रा पूरी करी। उन्होंने साबरमती से स्टार्ट किया, साबरमती आश्रम से उन्होंने स्टार्ट करी अपनी यात्रा और डांडी तक चले। वो डांडी तक गए 24 दिनों में, 12 मार्च से स्टार्ट करी और 6 अप्रैल को वो वहाँ पहुँचे थे। डांडी पहुँचकर उन्होंने वहाँ पर नमक बनाया और सॉल्ट कानून को, जो सॉल्ट लॉ था, उसको ब्रेक करा। तो सविनय अवज्ञा हमने इस तरह से उनका कहना है। अब हम क्या करेंगे, जो उनके रूल्स बने हुए, ब्रिटिश के जो रूल्स बने हुए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं हम मानेंगे नहीं। इस तरीके से हमने उनके रूल्स को रिफ्यूज करा। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, हाउ वाज द मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉर्पोरेशन। किस तरह से सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से अलग था, तो हम यहाँ पर देखेंगे क्यों अलग था। हमने यहाँ पे देखा कि हमने पहले ब्रेक करा, ब्रेक कॉलोनियल लॉ, 1000 इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ। सबसे पहले कंट्री के, देश के हर एक कोने में लोगों ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक करा। मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इन द फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्री। तो सॉल्ट फैक्ट्री के आगे उन्होंने धरना दिया, सॉल्ट बनाकर उन्होंने ब्रेक, कानून को ब्रेक करा। एज द मूवमेंट स्प्रेड, फॉरेन क्लोथ वर बॉयकॉटेड। जैसे जैसे मूवमेंट फैलता गया, फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट कर दिया गया, लीकर शॉप को पिकेट कर दिया गया। पीजेंट रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू, उन्होंने रेवेन्यू देने से मना कर दिया गया, टैक्सेस देने से मना कर दिया। एंड विलेज ऑफिसर रिजाइंड, उन्होंने रिजाइन करना शुरू कर दिया। एंड फॉरेस्ट लॉ, फॉरेस्ट लॉ में जहाँ पर जो रिजर्व फॉरेस्ट होते थे, ट्राइबल लोगों ने किस तरह से मना किया,
ट्रैवल लोगों के लिए फॉरेस्ट जो रिजर्व हो गए थे, जहां पर वो अपनी गाय भैंसों को नहीं चरा पाते थे, अपने कैटल्स को ग्रेज नहीं कर पाते थे, वहां से लकड़ियां उठाकर नहीं लेके जा सकते थे, लकड़ी नहीं चूक सकते थे, तो अब वहां पर क्या कर दिया उन्होंने, उस लॉ को मानना बंद कर दिया। यानी कि उस एरिया में, रिजर्व एरिया में घुसकर उन्होंने अपने गाय भैंसों को चराया, वहां से लकड़ियां उठाई, हर वो काम करेंगे जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो। वरीड बाय द डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन असर्टिंग कांग्रेस लीडर। जैसे जैसे गवर्नमेंट को लगा कि ये कांग्रेस लीडर्स जो है वो ज्यादा ही वॉलेंट होते चले जा रहे हैं या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ होते चले जा रहे हैं, तो उन्होंने उनको दबाने के लिए उनको जेल में डालना शुरू कर दिया। वन ऑफ द वे दिस लेड टू वायलेंट क्लैशेस इन मैनी प्लेसेस। बहुत जगह पे लोगों के बीच में टकराव होना शुरू हो गया। अब्दुल गफर खां को, जो महात्मा गांधी के डिसिपल थे, उनको अरेस्ट कर दिया गया 1930 में। एंग्री क्राउड डेमोन्स्ट्रेटेड इन स्ट्रीट ऑफ पेशावर फेसिंग आर्म्ड कार्स एंड पुलिस फायरिंग, दे मैनी वर किल्ड। बहुत सारे लोग मारे गए। मंथ लेटर महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर दिया गया। जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, इंडस्ट्रियल वर्कर, सोलापुर अटैक, पुलिस पोस्ट हो गया, म्युनिसिपल बिल्डिंग हो गई, लॉ कोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन, जितने भी ब्रिटिश रूल को सिंबलाइज करते थे उन सब पे उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया गया। गवर्नमेंट ने उनको दबाने के लिए, रिप्रेस करने के लिए सत्याग्रही को अटैक किया, चाहे वो विमेन थी चाहे वो चिल्ड्रन थे, उनको बुरी तरीके से पीटा गया और लाखों लोगों को अरेस्ट कर दिया गया। महात्मा गांधी ने फिर से एक बार दोबारा से मूवमेंट को वापस ले लिया, क्योंकि वो फिर से हिंसक बन चुका था। गांधी जी ने इन सच सिचुएशन, महात्मा गांधी वंस, इस सिचुएशन में गांधी जी ने एक बार फिर से कॉल ऑफ किया और इरविन के साथ पैक्ट किया 5 मार्च 1931। तो पहला जो राउंड टेबल था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था पहला, वो तो कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दिया था, लेकिन सेकेंड राउंड टेबल में उन्होंने हिस्सा लिया। लंदन एंड गवर्नमेंट अग्री टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजन। सेकेंड राउंड टेबल में वो मंजूर कर लिया था कि जो भी पॉलिटिकल प्रिजन है उनको हम रिहा कर देंगे। 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर कॉन्फ्रेंस बट द नेगोशिएशन ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड। बैक इन इंडिया ही डिस्कवर्ड दैट गवर्नमेंट हैड बिगन अ न्यू साइकिल ऑफ ऑपरेशन। अलग तरीके का दोबारा से ब्रिटिशर ने रिप्रेस करने का एक नई साइकिल शुरू कर दी थी। गफर खां, नेहरू जी वर बोथ इन जेल, दोनों जेल में थे। कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड, कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया। डेमोन्स्ट्रेट करे गए, मीटिंग बुलाई गई, बॉयकॉट कर दिया गया। महात्मा गांधी लॉन्च अ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। फिर से दोनों उन्होंने सिविल डिसोबीडिएंट, इन सब चीजों को देखकर कि गवर्नमेंट तो मान ही नहीं रही है, तो उन्होंने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को फिर से लॉन्च कर दिया था। लेकिन फॉर ओवर अ ईयर द मूवमेंट कंटिन्यू, बट 1934 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। यानी कि 1934 में जब ये दोबारा से शुरू हुआ तो ये इतनी ज्यादा उत्साह के साथ लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं करा। क्यों नहीं करा, ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि लोगों ने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया। तो देखते हैं आगे। यहाँ पर हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट, यानी कि कौन कौन से सोशल ग्रुप थे जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया मूवमेंट में, और उनके लिए इसका मतलब क्या था, उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था। इन द कंट्री साइड रिच पीजेंट्स, जो पीजेंट थे ये थे जाट, उत्तर प्रदेश के जाट, और पाटीदार थे कहाँ के, गुजरात के। ये रिच पीजेंट है, ठीक है। तो रिच पीजेंट ने पार्टिसिपेट क्यों करा, वो चाहते थे वर एक्टिव इन द मूवमेंट, बीइंग प्रोड्यूसर ऑफ अ कमर्शियल क्रॉप, वो ट्रेड करते थे। दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइजेस, क्योंकि उस टाइम पे 1930 का टाइम भी आपने देखा था कि वहां पर प्राइजेस जो थे क्रॉप्स के बहुत ज्यादा फॉल हो गए थे, गिर गए थे, जिसकी वजह से, और उनकी डिमांड भी कम हो गई थी। कैश इनकम डिसअपियर्ड, दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे करना मुश्किल हो गया था। तो वो क्या चाहते थे कि गवर्नमेंट रिड्यूस कर दे रेवेन्यू, जो रेवेन्यू जो था वो कम कर दे। रिच पेजेंट का मतलब क्या था कि वो रेवेन्यू को कम कर दे, इसीलिए वो बस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। These rich peasants become enthusiastically supporter of the civil disobedient movement, organizing their community at the time, forcing reluctant member to participate in the boycott program. For them, the fight for Swaraj was, तो उनके लिए स्वराज जो था, स्वराज was struggle against
हाई रेवेन्यू, हाई रेवेन्यू के लिए स्ट्रगल करना, स्ट्रगल हाई रेवेन्यू से छुटकारा पाना ही उनके लिए मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का मेन मकसद का। लेकिन जब गांधी जी ने वापस ले लिया था मूवमेंट 1931 में, जब गांधी जी ने मूवमेंट को वापस ले लिया तो उनको इस चीज से बहुत बड़ा धक्का लगा। क्यों? क्योंकि उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई और गांधी जी ने तो मूवमेंट वापस ले लिया। इस चीज से वो नाखुश हुए और जब गांधी जी ने ये मूवमेंट को दोबारा रीस्टार्ट करा 1932 में, तो वो इस बार पार्टिसिपेट नहीं करा उन्होंने। मैनी ऑफ देम रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट, उन्होंने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगा पहली बार तो कुछ हुआ नहीं, दूसरी बार में अब क्या होगा, तो हमारी डिमांड पूरी नहीं होने वाली। ये तो थे रिच पीजेंट। अब पुअर पीजेंट्स के लिए क्या था? पुअर पीजेंट ने क्यों पार्टिसिपेट करा? वो स्मॉल टेनेंट्स थे, यानी कि जो लैंड पे, जिस लैंड पे वो कल्टीवेट करते थे वो लैंडलॉर्ड की थी और वो उन्होंने रेंट पे ले रखी थी। उनको रेंट चुकाना मुश्किल पड़ रहा था। स्मॉल टेनेंट फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे देयर रेंट, रेंट पे करना उन्हें मुश्किल पड़ रहा था, तो वो चाहते थे कि हमारा रेंट माफ कर दिया जाए, हमें रेंट से छुटकारा दिया जाए, इसलिए उन्होंने पार्टिसिपेट करा। उसके बाद देखते हैं बिजनेस क्लासेस। बिजनेस क्लासेस क्या करते थे? हाउ डिड दे रिलेट टू द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था तो इंडियन जो मर्चेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने काफी प्रॉफिट कमाया था, वो बहुत पावरफुल बन चुके थे उस टाइम पे, तो अब वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते थे। तो जो कॉलोनियल पॉलिसीज थी, जो बिजनेस पे रिस्ट्रिक्शंस थे, उनको वो हटाना चाहते थे। वो चाहते थे अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करे, तो इसलिए वो रिस्ट्रिक्शंस जो गवर्नमेंट ने लगाई हुई थी उन रिस्ट्रिक्शंस को हटाया जाए, इम्पोर्टेड गुड्स को मना किया जाए, यानी कि गुड्स बाहर से जो हम गुड्स को मंगाते इम्पोर्ट करते हैं उन पे पाबंदी लगाई जाए, वो ये चाहते थे। और रुपये और स्टर्लिंग के बीच का जो गैप था उसे कम किया जाए, तो इसलिए वो उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करा। इसके लिए उन्होंने फिकी, ये देख रहे हो, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज 1927 में उन्होंने फिकी बनवाया। फिकी जो फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये इंडस्ट्री के लिए। लेड बाय द प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड GD बिरला, industrialists attacked the colonial control over the Indian economy and supported the civil disobedient movement when it was first launched. लेकिन पहली बार जब लॉन्च किया गया तब उन्होंने पार्टिसिपेट करा, लेकिन दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड रिफ्यूज टू बाय सेल इम्पोर्टेड गुड्स, बट most businessmen came to see Swaraj as a time when colonial restriction on business would no longer exist and trade industry would flourish without constraint. But after the failure of the round table conference, business group no longer uniformly enthusiastic. तो जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया तो उसके बाद उनका जो जोश था वो ठंडा पड़ गया और उन्होंने दोबारा से उसमें पार्टिसिपेट नहीं करा। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे, इंडस्ट्रियल वर्कर ने उन्हें पार्टिसिपेट नहीं करा। सिर्फ जो नागपुर रीजन था, नागपुर रीजन के जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा था। Some worker did participate in the civil disobedient movement, selectively adopting some of the idea of Gandhi and program. गांधी प्रोग्राम के कुछ उन्होंने आइडिया को अडॉप्ट किया था। Participate in civil disobedient movement and adopt boycott of foreign goods as part of their own movement against low wages. उनका जो यहाँ पर पार्टिसिपेशन था वो किसके खिलाफ था? लो वेजेस के, पुअर वर्किंग कंडीशन के। तो सब अपने अपने तरीके से, देखो, सब अपने अपने लिए लड़ना चाहते थे। इनका था कि हमें लो वेजेस दिए जाते, उसके खिलाफ थे वो। इनकी कंडीशन, वर्किंग कंडीशन खराब थी, इसलिए वो लड़ना चाहते थे। रेलवे वर्कर 1930 एंड डॉक वर्कर इन 1932, 1930,000 ऑफ वर्कर इन छोटा नागपुर टिन माइन वॉर गांधी कैप, और उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, इसमें थाउजेंड्स ऑफ वीमेन ने पार्टिसिपेट करा था। जो दूसरा जो इसमें डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा आपको, ये था इसमें बहुत से विमेन ने पार्टिसिपेट करा था। लेकिन जब गांधी जी दांडी मार्च के दौरान घर घर जाते थे तो जहाँ पर वो रुकते थे वहाँ पर वो भाषण दिया करते थे। तो उनके भाषण को सुनने के लिए घरों से सभी लोग बाहर निकलकर उनको सुनते थे और इससे प्रभावित होकर बहुत सी महिलाओं ने उनके मूवमेंट में उनका साथ दिया। लेकिन इसके बाद भी उनकी सिचुएशन में कोई चेंजेस नहीं आए। क्यों? क्योंकि गांधी जी को खुद लगता था, गांधी जी वॉज कन्विंस्ड, उनको लगता था कि द ड्यूटी ऑफ वीमेन
टू लुक आफ्टर होम एंड हार्ट, बी गुड मदर एंड गुड वाइफ। तो गांधी जी को लगता था कि विमेन का काम है, उनका कर्तव्य है कि अपने घर की देखभाल करें, अपने बच्चों की देखभाल करें, एक अच्छी वाइफ बने, एक अच्छी मदर बने, उनका यही काम है। इसलिए वो सिर्फ उनका जो प्रेजेंटेशन था वो सिर्फ सिंबॉलिक था, उनकी जो प्रेजेंस थी वो सिर्फ सिंबॉलिक थी, यानी कि विमेन को कोई पोजीशन नहीं दी गई अथॉरिटी में, बस वो मोमेंट में जा रही थी, पार्टिसिपेट कर रही थी, इतना ही था। तो ये था सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। अब इसमें लिमिटेशंस क्या थी, क्या क्या लिमिटेशन थे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट? तो मेन जो था यहाँ पर था अनटचेबिलिटी, अनटचेबल यानी कि अछूत। अछूत जो दलित होते थे उनको अछूत माना जाता था, यानी कि जो हाई क्लास हिंदू होते थे वो लोग लोअर क्लास लोगों को दलित या ऑप्रेस्ड कहते थे, या अनटचेबल, अछूत कहा जाता था उन्हें। तो काफी टाइम तक कांग्रेस ने इन्हें इग्नोर भी करा, दलित को इग्नोर करा। ये भी क्वेश्चन आता है कि क्यों इग्नोर करा? क्योंकि उन्हें डर था कि उनके जो ब्राह्मण है, जो उनके ब्राह्मण सपोर्टिव है, हिंदू हाई कास्ट हिंदू है, वो कहीं उनसे नाराज ना हो जाए, उनका सपोर्ट ना छीन ले। तो महात्मा गांधी डिक्लेयर दैट, महात्मा गांधी ने कहा स्वराज तब तक नहीं मिलेगा, 100 साल तक भी स्वराज नहीं मिलेगा अगर तुमने यह छूत को खत्म नहीं करा। तो अगर ये छुआछूत को खत्म नहीं करा तो Gandhi declared that Swaraj would not come for 100 years if untouchability was not eliminated. He called the untouchable हरिजन, और उन्होंने untouchable को क्या बोला? हरिजन। हरिजन यानी कि भगवान के बच्चे, द गॉड, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ऑर्गेनाइज सत्याग्रह, उन्होंने उनके लिए सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करा, खुद जाकर सफाई करनी शुरू करी, मंदिरों में एक्सेस पाने के लिए या पब्लिक टॉयलेट में जाने के लिए, पब्लिक वेल में जाने के लिए, टैंक, रोड, स्कूलों में उनके एक्सेस के लिए उन्होंने खुद टॉयलेट साफ करने शुरू करे, भंगियों का काम करना शुरू करा, ताकि उन्होंने कहा कि जो अपर क्लास के हिंदू हैं, अपर क्लास के जो लोग हैं, उन्हें अपने मन को साफ करके द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो पाप है उनके मन में छुआछूत का, उसे हटाना पड़ेगा, तभी जाके हम आजाद हो पाएंगे। They begin organizing themselves, demanding reserve seat, educational institution in separate electoral. उनके लिए उन्होंने एक एजुकेशनल में रिजर्व सीट मांगी, सेपरेट इलेक्ट्रल मांगा। लेकिन दलितों को दे बिगन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ, दलितों को लगा कि इस सारी चीजों से हमारा भला नहीं होने वाला, हमें कोई भी इन सारी सिचुएशन से छुटकारा नहीं मिलेगा जब तक कि हम पावर में नहीं आएंगे। तो दलित मेंबर्स ने क्या करा? अपने लिए इलेक्ट्रल की मांग करनी, सेपरेट इलेक्ट्रल की मांग करनी शुरू कर दी। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, दे बिलीव दे वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम, उन्हें लगा कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। दलित पार्टिसिपेशन इन सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट वाज देयरफॉर लिमिटेड, तो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में दलित का पार्टिसिपेशन इसीलिए लिमिटेड था। पर्टिकुलरली इन द महाराष्ट्र एंड नागपुर रीजन वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वाज क्वाइट स्ट्रांग, तो महाराष्ट्र और नागपुर रीजन में जहाँ की ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा था, वहां पर दलित लोग कम थे। भीमराव अंबेडकर ने इन्हें डिप्रेस क्लास एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइज्ड करा, एसोसिएशन बनाया जिसका कि नाम था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। महात्मा गांधी के साथ उनकी भीड़ भी क्लास्ड हो गया गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच में। एट द सेकेंड राउंड टेबल दे बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरल फॉर दलित, जब B.R. अम्बेडकर ने उनके लिए सेपरेट, दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल की मांग करी तो गांधी जी इससे नाराज हो गए। गांधी जी को लगता था कि अगर सब लोग अपने अपने लिए इलेक्टोरल मांगने, सेपरेट इलेक्टोरल की मांग करने लगे तो इससे देश बहुत ज़्यादा पीछे चला जाएगा और हमें आज़ादी कभी नहीं मिलेगी। इसलिए गांधी जी ने अनशन पे बैठ गए। फास्ट बिगिन ऑन टू death. He believed that separate electoral for Dalit would slow down the process of their integration. सोसाइटी में इनके इंटीग्रेशन का जो काम है, जो हम मुद्दा उठा के रखे हैं, वो सब स्लो हो जाएगा, इसलिए ये सेपरेट इलेक्टोरल सही नहीं है। इसमें गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच में बहस हुई थी, लेकिन फिर B.R. अम्बेडकर को समझौता करना पड़ा और उन दोनों के बीच में जो समझौता हुआ उसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। पूना पैक्ट 1932। इट गेव द डिप्रेस्ड क्लास रिजर्व सीट इन प्रोविंसेस। उसके बाद इन्हें डिप्रेस क्लास को शेड्यूल्ड क्लास बोला गया और उन्हें रिजर्व सीट दी गई
द दलित मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यू बी कांग्रेस एंड इस तरीके से ये चलता रहा।